नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन वर्मा। दोस्तों, आज हम लोग ईवीएस पेडागोगी देखने वाले हैं। इसके पहले हम लोग शिक्षण सिद्धांत के अवधारणाओं को अच्छे ढंग से समझ चुके हैं। यदि दोस्तों आप लोग शिक्षण सिद्धांत को अभी तक नहीं देखे होंगे तो इसके पहले वाली वीडियो को देख लें, ताकि ये सभी आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ जाए। दोस्तों, अभी के कंपटीशन वाले युग में वही कंपटीशन में सक्सेस कर पाता है जो सिलेबस के अनुसार, जो प्रश्न के प्रारूप के अनुसार आपका तैयारी करता है। पैटर्न बदलता रहा प्रत्येक बार जब से सीटेट की एग्ज़ाम होते आ रही है। दोस्तों, आप देखेंगे एग्ज़ाम के पैटर्न में बदलाव होते आ रहा है। पहले प्रश्न पूछने का तरीका ट्रेडिशनल था और अभी जो परीक्षा में प्रश्न पूछने का तरीका है उसमें बदलाव आया है। यदि आप बदलाव के अनुसार अपने को प्रिपेयर नहीं करेंगे, बदलाव के अनुसार अपनी तैयारी नहीं करेंगे, तो सफलता आपको नहीं मिलेगी। इसलिए जो परीक्षा का प्रारूप बदल रहा है उसके अनुसार तैयारी करें। यहाँ पर मैं 2015 और 2016 में जो प्रश्न पूछे गए थे उसको मैं दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। देखिए किस तरह के प्रश्न आए थे। इसके पहले मैं 2018 का प्रश्न मैं दिखा चुका हूँ। यदि आप इसको नहीं देखे होंगे तो ज़रूर देख लें दोस्तों। 2018 का जो प्रश्न ये आपका एग्ज़ाम हुआ था उसके प्रश्नों को देखें, तभी आपको पैटर्न समझ में आएगा। चलिए, पहला प्रश्न यहाँ पर आप देख रहे हैं, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सर्वेक्षण का उद्देश्य है। दोस्तों, हम लोग पर्यावरण अध्ययन करवाते हैं, पर्यावरण अध्ययन में सर्वेक्षण करवाते हैं। तो सर्वेक्षण हम लोग क्यों करवाते हैं, सर्वेक्षण कराने का उद्देश्य क्या है, इसको समझना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं 4 उद्देश्य लिखा हुआ है। अब इन 4 उद्देश्य में कौन कौन सा उद्देश्य सही है ये आपको बताना है। पहला उद्देश्य है समुदाय के साथ अनोन्य क्रिया का अवसर प्रदान करना। दूसरा उद्देश्य है बच्चों को विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील बनाना। तीसरा है सूचना को प्रत्यक्ष प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना। और चौथा है आकलन के अवसर के रूप में इसका प्रयोग करना। दोस्तों, यहाँ पर मेरा सर्वेक्षण है। अब सोचिए सर्वेक्षण कैसे होता है, तब आप इसका उद्देश्य को समझ जाएंगे। सर्वेक्षण के लिए दोस्तों बच्चों को समाज के बीच एक आदमी से मिलना पड़ता है, समाज के साथ जाना पड़ता है, समुदाय के बीच जाना पड़ता है। बच्चे समुदाय के बीच जाकर के सर्वेक्षण को पूरा करते हैं। जब समुदाय के बीच में गए तो समुदाय से उसे क्या क्या देखने को मिलता है। बच्चे समुदाय में जाने के बाद वहाँ का रहन सहन, चाल चलन, उनकी आदत, स्वभाव, संस्कृति, ये सब कुछ देखने को मिलता है। बच्चों को संवेदनशीलता का जानकारी होता है, लोग एक दूसरे के प्रति कैसे संवेदनशील हैं, ये सभी। और दोस्तों, जब बच्चे घर घर जाते हैं, समुदाय के पास जाते हैं, तो वहाँ वह खुद देख लेते हैं जो सूचना उनको चाहिए, यानी प्रत्यक्ष सूचना मिल जाता है। तो दोस्तों, सर्वेक्षण से ये आपका तीनों हो गया। सर्वेक्षण आकलन के अवसर के रूप में इसका उपयोग करना ये गलत है। सर्वेक्षण से हम आकलन बच्चों का नहीं कर पाते हैं। तो अब इसमें देखिए कौन सा 1 3 4, चौथा तो होगा नहीं। 1 2 3 4 चारों दे दिया। 3 में देखिए 1 2 3, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन इसमें मिल रहा है, तो मेरा ये राइट आंसर होगा। ये आपका 2016 में प्रश्न पूछा गया था दोस्तों। यहाँ पर रटने की कुछ जगह है, हमको बताइए। यदि आप कुछ रट करके जाना चाहेंगे तो ये संभव नहीं है। इसलिए मैं दिखा रहा हूं दोस्तों कि समझिए, रटिए नहीं, समझ के जाइए। जब समझ के जाएंगे
तो आप आंसर अच्छे ढंग से करेंगे। MCQ आप रट रहे हैं, विभिन्न प्रकार के किताबों को ले लिए हैं, तरह तरह के प्रैक्टिस सेट को ले लिए हैं, इसको रट रहे हैं, वो रट्टूमल आपका वो नहीं आएगा, हूबहू नहीं आएगा, उसमें चेंजिंग रहेगा। यदि आपका सर्वेक्षण रहेगा तो सर्वेक्षण का ये टॉपिक इस तरह का हूबहू नहीं आएगा, ये इस टॉपिक को बदल दिया जाएगा। उस समय आप क्या करेंगे? और CTET में लगेगा आंसर यही है, एकदम कन्फ्यूजन, पूरा का पूरा कन्फ्यूजन रहता है, समझ में नहीं आएगा कि ये है ये है ये। उस समय यदि आप समझ के गए हैं तो आप इसको जब समझते हैं तो यहाँ से खोजने में बहुत आसानी होगी। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, कहता है कक्षा 5 की अध्यापिका महिला चाहती है कि उसके विद्यार्थी आसपास के पौधों का अवलोकन करें। सार्थक अधिगम के लिए उसे बच्चों को क्या करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? दोस्तों, एक अध्यापिका है, कोई महिला अध्यापिका है, वह कक्षा 5 के बच्चों को पौधों का अवलोकन करने के लिए प्रेरित करती हैं। वो कहती हैं पौधों का अवलोकन करो, पौधों के बारे में देखो समझो। तो इसमें सार्थक अधिगम के लिए बच्चों को क्या क्या कहना है, पौधों के पास जाके क्या करना है, क्या देखना है, क्या समझना है। देखिए यहां पहला टॉपिक है यह समझना कि पौधे भी सजीव होते हैं, यह समझना कि पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं। अधिकतम पौधों के नाम लिखने के लिए सीख जाएंगे बच्चे। उनकी ऊंचाई, पत्तियों, गंध, उगने के स्थानों में अंतर का अवलोकन करना। दोस्तों, CTET में सर्वोत्तम यानी सबसे उत्तम प्रश्न आंसर को चुनना है। यहाँ पर सर्वोत्तम उत्तर क्या हो सकता है ये चुनना है। पौधे सजीव हैं, बच्चे समझेंगे ये सही है। यह समझना है कि पौधे हमारे लिए उपयोगी है, यह भी सही है। बच्चे जाएंगे तो अधिक नाम को लिख सकेंगे, यह भी सही है। लेकिन सार्थक मतलब सर्वाधिक उपयुक्त कौन है? उनकी ऊंचाई को समझना, यानी पेड़ पौधे किस तरह से ऊंचाई ग्रहण कर रहे हैं, ऊंचाई माने ऊंचा हो रहे हैं। विभिन्न प्रकार के पत्तियों किस प्रकार के हैं, विभिन्न पौधों के गंध किस प्रकार के हैं, उगने के स्थानों में क्या अंतर है, यह सभी बच्चों को अधिक से अधिक जानकारी दे रहा है। इससे अधिक से अधिक जानकारी मिल रहा है बच्चों को, तो आपका ये चौथा आंसर होगा। यहाँ पर छोटा ज्ञान मिल रहा है, यहाँ छोटा ज्ञान मिल रहा है, लेकिन सर्वाधिक उपयुक्त आपका चौथा है। उनकी ऊंचाई, पत्तियां, गंध और उगने के स्थानों में अंतर कर सकेंगे। विभिन्न प्रकार के ऊंचे, यानी कोई छोटा पौधा, कोई बड़ा पौधा, कोई छोटा पौधा, इन पौधों के ऊंचाई के बारे में समझ सकेगा। विभिन्न पौधों के पत्तियां किस प्रकार का होता है, उसका रंग रूप कैसा होता है, इसके बारे में समझ सकेंगे। विभिन्न प्रकार के पौधों में कौन सी गंध निकलती है, कौन सा पौधा कहाँ उगता है, कौन जल में उगता है, कौन स्थल में उगता है, कौन सा उगने के लिए क्या क्या जगह की चाहिए, यह सभी चीज़ें जान सकेंगे। तो यहाँ पर सर्वाधिक बच्चों को ज्ञान मिल रहा है, इसलिए ये हम बच्चों को कहेंगे ये सब करना है। चलिए आगे देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, जिसको हम लोग NCF 2005 बोलते हैं, निम्नलिखित में से किसे प्रस्तावित नहीं करती? बच्चों के अनुभवों और संदर्भों से जोड़ना, हस्तपरक क्रियाकलाप, तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना, विषयानुसार उपागम। दोस्तों, जब आप NCF 2005 की बात करते हैं, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की बात करते हैं, तो NCF में यानी NCF 2005 में बाल केंद्रित शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया गया है। यानी शिक्षा के केंद्र बिंदु में बच्चे होंगे। तो यहां पर 4 ऑप्शन में हमको देखना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन बच्चों के बाल शिक्षा केंद्रित में, बाल केंद्रित शिक्षा में सटीक नहीं बैठ रहा है। यहां हमको नहीं कह रहा है, नहीं, इसलिए जो नहीं बैठेगा, क्योंकि NCF 2005 बाल केंद्रित शिक्षा से जुड़ा है।
बच्चों के अनुभवों और संदर्भों से जोड़ना, ये बाल केंद्रित शिक्षा में आ जा रहा है। बच्चों का अनुभव और संदर्भ, जब बच्चे काम करके देखेंगे तभी तो अनुभव आएगा। यदि हम कुछ करेंगे नहीं तो अनुभव आएगा क्या? हम रटेंगे तो अनुभव आएगा, या हम कुछ क्रिया करेंगे, क्रियाकलाप करेंगे तब अनुभव आएगा? अब सोचिए, जब हम कोई चीज़ की क्रियाकलाप करेंगे तब अनुभव आएगा, तो ये ऑप्शन सही है। हस्तपरक क्रियाकलाप, हाथ से करने वाले क्रियाकलाप। जब कोई भी चीज़ हाथ से क्रियाकलाप, मान लीजिए आपको सुचालक, कुचालक और कुचालक के बारे में बच्चों को बता रहे हैं। यहाँ पर आप बैटरी और बल्ब में एक बार रबड़ लगा के दिखाया, एक बार तार लगा के दिखाया, बदल बदल के दिखा रहे हैं। किसी में बल्ब जलता है, किसी में बल्ब नहीं जलता है। यहाँ पर ये बच्चे कर रहे हैं, बाल केंद्रित शिक्षा है। तो ये क्या हुआ? हस्तपरक क्रियाकलाप, ये हाथ से हो रहा है या नहीं? तो ये भी तो हुआ बाल केंद्रित शिक्षा। तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना, ये रट्टूमल हो गया। तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना रट्टूमल हो गया, इसलिए बाल केंद्रित शिक्षा में नहीं आएगा। तो इसका आंसर आपका तीसरा हो गया, आगे नहीं बढ़ना। चलिए, कहता है चौथा प्रश्न, जो यानी देखिए, खेल जो हम खेलते हैं प्रकरण के शिक्षण में शिक्षार्थियों की अधिकतम भागीदारी के अधिक निम्न में से कौन सी शिक्षण युक्ति अधिक प्रभावी होगी? यानी खेल है जो हम खेलते हैं, कबड्डी हो गया, खो खो हो गया, फुटबॉल हो गया, क्रिकेट, खेल जो हम खेलते हैं, यह एक प्रकरण आप बच्चों को पढ़ाने वाले हैं। इसमें आप क्या करेंगे, कैसे पढ़ाएंगे? जो बच्चे अधिक अच्छे से शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं, उनका ज्ञान अस्थायी होगा, बाल केंद्रित शिक्षा हो जाएगा, उन्हें अधिकतम अनुभव प्राप्त हो जाए। इसके लिए आप क्या करेंगे? जब अनुभव होगा तब ना ज्ञान प्राप्त होगा। तो हम क्या करेंगे? ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। शिक्षार्थी को खेल मैदान में ले जाना और उन्हें अलग अलग दिनों में अलग अलग खेल खिलाना, विभिन्न खेलों के खेल कार्ड बनाना और उन्हें शिक्षार्थी को दिखाना, शिक्षार्थियों को भीतर और बाहर खेले जाने वाले विभिन्न खेलों के नाम याद करने के लिए कहना, शिक्षार्थियों को टेलीविज़न पर खेल संबंधी कार्यक्रमों को देखने और उस पर आधारित सामान्य परियोजना कार्य बनाने के लिए कहना। दोस्तों, ये तीनों आपका गलत है। इसमें बच्चों को अधिकतम अनुभव का लाभ नहीं मिल पा रहा है। लेकिन बच्चों को जब हम मैदान में ले जाएंगे और अलग अलग दिनों में अलग अलग खेल, आज मान लीजिए आपने कबड्डी खिलवा दिया, कल आपने खो खो करवा दिया, परसों आपने क्रिकेट खिलवा दिया, तो यहाँ पर क्या होगा? बच्चों को अधिकतम अनुभव आ जाएगा। कबड्डी का भी अनुभव आ गया। जब प्रत्यक्ष करके देखेंगे, प्रत्यक्ष करेंगे, खुद करके देखेंगे, तो ज्ञान अस्थायी होगा और यह पढ़ाने की सर्वोत्तम विधि है। इसलिए शिक्षार्थियों को खेल मैदान में ले जाएंगे और उन्हें अलग अलग दिनों में अलग अलग खेल करवाएंगे। 5वां प्रश्न देखिए, यहाँ पर आपका देखिए 5वां प्रश्न है, ये 2004 के सीटेट एग्जाम में पूछा था। ईवीएस कक्षा में सामाजिक असमानताओं पर अधिक बल देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिक प्रभावी अधिगम अनुभव होगा? बच्चों को आप यहाँ पर सामाजिक असमानताओं, सामाजिक क्या असमानता है? सबसे पहले लैंगिक विभेद है, लड़का लड़की में अंतर, लड़का को अधिक मानना, लड़की को कम मानना। दूसरा जो सबसे बड़ा है, छुआछूत, जिसको हम लोग कहते हैं उच्च नीच, अलग अलग जाति में बांटना। तीसरा धर्म के आधार पर, हिंदू मुस्लिम। तो ये सब क्या है? सामाजिक असमानताएं हैं। इन असमानताओं के बारे में बच्चों को बताने के बारे में आप क्या करेंगे जो प्रभावी अधिगम होगा? आप कैसे बताएंगे जो प्रभावी अधिगम होगा?
संबंधित मामलों समस्याओं पर वीडियो फिल्म दिखाना, यानी लैंगिक विभेद वाले, छुआछूत वाले, धर्म से संबंधित मामले, ये सभी वाले आप जो वीडियो फिल्म बना हुआ है वो आप अपने यहाँ प्रोजेक्टर ला करके दिखाएंगे, या फिर संबंधित मामलों पर विशिष्ट भाषण आयोजित करेंगे, या फिर संबंधित मामलों पर क्विज प्रतियोगिता यानी प्रश्नोत्तर प्रतियोगिता का संचालन करेंगे, या विद्यार्थियों से समूह परियोजनाओं का भार अपने ऊपर लेने के लिए कहेंगे, या बच्चों को कहेंगे कि समूह यानी छोटे छोटे समूह में आप 2-4 समूह बना करके इन्हें परियोजना कार्य करने देंगे। मान लीजिए एक को आपने दे दिया लैंगिक विभेद, दूसरे समूह को आपने दे दिया धार्मिक विभेद, तीसरे को दे दिया आपका ये जातीय असमानता, चौथे को दे दिया आर्थिक असमानता। तो इस तरह के यह समानताओं के बारे में आप परियोजना कार्य करने दे देंगे तो ये बेटर प्रभावी अध्ययन होगा, सबसे अच्छा प्रभावी अध्ययन होगा, या ये सभी 3 होगा, या ये चौथा होगा, वीडियो आप दिखाएंगे उसमें होगा। तो दोस्तों यहाँ पर करके सीखने वाला ये है चौथा, इसलिए ये राइट आंसर होगा। छठा प्रश्न आप देखिए यहाँ पर। छठा प्रश्न है, कहता कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ में सर्वेक्षण और लेखन पर एक भाग का मुख्य उद्देश्य है। यहां पर सर्वेक्षण और लेखन है, यह 2004 में पूछा गया था दोस्तों। यहां पर देखिए कहीं पर रटने जैसा कुछ आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है दोस्तों मैं इसी उद्देश्य को लेकर आपका जो प्रारूप है, प्रश्न का प्रारूप है, जो प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं, जिस तरह से प्रश्नों का पूछने का तरीका में बदलाव आते जा रहा है, इसी बदलाव को ध्यान में रखते हुए हमने आपका पूरा नोट्स तैयार किया है। मैथ का हो, हिंदी का हो, ईवीएस का हो, या फिर सीडीपी का हो, आपको मैं इस ढंग से बनाया हूं जो सरल है, जिसमें समझना आसान है, रटना कम पड़ रहा है। ये नोट्स को बनाने के लिए हमने बहुत अधिक किताबों का अध्ययन किया, विभिन्न प्रकार के जो विभिन्न प्रकाशन थे उन सभी का प्रश्नों को देखा, उन सभी का सहायता लेकर के, और इस तरह से मैंने तैयार किया है दोस्तों। एनसीईआरटी बुक्स, इन लोगों का सहायता लिया और ये नोट्स में बनाया हूँ ताकि आप कम समय में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकें, अधिक समझ सकें, और आप अपना जो परीक्षा में बदलाव हो रहा है, इस परीक्षा में बदलाव में वही टिके रह सकता है जो बदलते हुए बदलाव के साथ में तैयारी करेगा, जो परंपरागत तरीका है उसको छोड़ेगा। यहाँ पर दोस्तों आपको नोट्स मिल सकता है। प्रत्येक दिन आपको मैथ का होमवर्क, मैथ का लाइव क्लास के बाद ये आपका सीडीपी, ये जितने नोट्स हैं, और प्रत्येक संडे को प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा। तो यदि आप मेरे साथ जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं तो मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप पर हमसे आप जुड़ सकते हैं, और यहाँ पर जुड़कर आप अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए कुछ फ़ी है, वो फ़ी आप बहुत कम फ़ी है, 300 रुपये मात्र। यानी आप यदि केवल सीडीपी का बुक खरीदना चाहेंगे उतना 300 रुपये लग जाएगा, और ये 300 रुपये में आपको लाइव क्लास, नोट्स, होमवर्क, प्रैक्टिस सेट, पिछले वर्षों के जो आपका प्रश्न पूछा गया था उसका उत्तर सहित, यानी जिस तरह से मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, इस तरह के आपको बनाया हुआ सब कुछ मिलेगा। तो दोस्तों टॉपिक बाय अच्छी तरीके से तैयारी करने के लिए आप मेरे साथ जुड़ें। इसके लिए आप लिखें पेड ग्रुप, चूँकि आप पे कर रहे हैं इसलिए पेड ग्रुप 2019। मैं आपको कैसे पेमेंट करेंगे इसका ऑप्शन दे दूंगा, और करने के बाद अपने ग्रुप में जोड़ लूँगा जहाँ पर आपकी तैयारी बेहतरीन हो सकेगा। तो इसमें देखिए छठा प्रश्न का, कक्षा 5 के पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के
एक पाठ में सर्वेक्षण और लेखन पर एक भाग का मुख्य उद्देश्य है शिक्षार्थी की सामान्य जानकारी का आकलन करना, शिक्षार्थी का अवसर उपलब्ध कराना कि चीज़ों को खोजें और सीखें। यहाँ पर है दोस्तों सर्वेक्षण और लेखन। हमने इसके पहले सर्वेक्षण की मैंने बात किया था, पहला प्रश्न या शायद दूसरा था। हम लोग सर्वेक्षण जब करते हैं तो समुदाय के बीच जाना होता है, समुदाय में प्रत्यक्ष ज्ञान का अनुभव होता है, यानी प्रत्यक्ष ज्ञान मिलता है, उससे हमको अधिक अनुभव मिलता है। तो इसका जो सर्वेक्षण और लेखन का उद्देश्य है वह उद्देश्य है बच्चों को अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराना ताकि वे समझ सकें, ताकि वो चीज़ों को खोज सकें और सीख सकें। तो इसका राइट आंसर 2 होगा। 7वां प्रश्न देखिए आपका, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में विभिन्न प्रकरणों में एक खंड करके देखो ये दिया हुआ रहता है। प्रश्न, जब आपका पाठ खत्म हो गया या बीच बीच में भी ये करके देखो दिया हुआ रहता है, इसका क्या उद्देश्य है? क्यों करने के लिए कहता है? रटने के लिए ऐसे क्यों नहीं लिखता है आद करो? वहां पर कुछ लिख देता, कहता है इसको आद करो, लेकिन वहां लिखा रहता है करके देखो, यानी स्वयं करो, इसको करो, करने के बाद अनुभव प्राप्त होगा, अनुभव प्राप्त होने से आपकी ज्ञान अधिक बढ़ेगी, पुराने अनुभव में नए अनुभव को जोड़ पाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्या उद्देश्य हो सकता है 7वां का? प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना। चूंकि वह करके देखेगा तो वहां अपना हाथ का उपयोग करेगा, और अपना हाथ का उपयोग करेगा तो इसी को कहते हैं प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना। तो ये राइट आंसर होगा दोस्तों। चलिए 8वां प्रश्न, सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन पढ़ने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन पढ़ने के निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? कौन सा उद्देश्य है ये नहीं लिखा हुआ है, कौन सा उद्देश्य नहीं है। चलिए कौन सा उद्देश्य नहीं है इसको हम लोग देखते हैं। इसे बच्चों को मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा आद करने योग्य। देखिए आद करने, रटने, दोस्तों मैं हमेशा कहता हूँ रटना आद करना बहुत खतरनाक चीज़ है। ये लाल का निशान है, खतरे का निशान है। ये जैसे आया सोचिए यही तो नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, और राइट आंसर यही है भी। अब 9वां प्रश्न देखिए, कक्षा 5 की एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में एक खंड को शामिल किया गया है। हम क्या समझे? यह सुझाव दिया गया है कि इस खंड में शामिल प्रश्नों के उत्तर का सही या गलत के रूप में आकलन नहीं किया जाएगा। यह परिवर्तन इसलिए किया गया क्योंकि यह आकलन में विषय निष्ठा को कम करता है। यह इस स्तर पर बच्चे की सही उत्तर नहीं लिख सकते। यह आकलन में शिक्षकों की सुविधा बढ़ाता है। यह जानने में शिक्षक की सहायता करता है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं। प्रश्न को समझिए, प्रत्येक पाठ के अंत में यह दिया हुआ रहता है हम क्या समझे। इससे क्या, इसका उद्देश्य क्या है? यहां पर यह प्रश्न का उत्तर सही या गलत दिया, इसका आकलन नहीं किया जाएगा कि उसने सही दिया या गलत दिया। तो क्यों दिया, इसको हम क्या समझे, क्यों दिया हुआ है जब उसका हम सही गलत नहीं करने के लिए कह रहा है। यह परिवर्तन क्यों किया गया है, यह समझने के लिए है दोस्तों कि यह जानने में शिक्षक की सहायता करता है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं। बच्चे कैसे सीख रहे हैं इससे शिक्षक जान सकेंगे, समझ सकेंगे, इसलिए हम क्या समझे दिया हुआ रहता है। यहां पर देखिए 10वां प्रश्न है दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्त कार्य का मुख्य लक्षण होना चाहिए। यह 2013 में पूछा है। पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्त कार्य का मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए? मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए? अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना, प्रभावी अधिगम के लिए पाठ को दोहराना, समय को बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना। यहाँ पर पाठ को दोहराने के लिए हम लोग देते हैं जो दत्त कार्य देते हैं, या फिर
समय का घर में खाली समय कुछ इधर उधर करेगा, घर में बैठ के करने से उसका समय का सही उपयोग होगा, इसके लिए देते हैं। या अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना। दोस्तों ये सही आंसर है। जो कुछ हम पढ़ाते हैं, मान लीजिए आज हम पेड़ पौधा के बारे में, पेड़ पौधा के पत्तियों के बारे में बताया, पेड़ पौधों के पत्तियों के बारे में आज बच्चों को हम बताया है, तो दत्त कार्य में इस पेड़ पौधों के पत्तियों के बारे में जो हमने कुछ नहीं बता पाया, कुछ ऐसे चीज़ जो स्वयं वो कर सकते हैं और इसको समझ सकते हैं, जिससे उसका अधिगम का विस्तार होगा, अधिक जान सकेंगे, अधिक समझ सकेंगे, ये मुख्य लक्ष्य होना चाहिए दोस्तों। तो ये इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों आप लोगों को यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर करेंगे, कमेंट करेंगे, और यदि मेरे साथ जुड़ करके आप अपनी बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसमें आप मैसेज करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। फिर से मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।